Hello everyone. So today we are starting with another lecture, that is lecture number 2 of thermodynamics. And today we will talk about the thermodynamics quantities. The first one in this is internal energy. Internal energy. In some of the books it is denoted by a symbol U, while in some of the books it is denoted by symbol capital E. It is one and the same thing basically. So what is the internal energy? Internal, as the name suggests, internals means energy stored within a substance. उसके अंदर जो energy stored होगी, that is known as internal energy. Energy stored within a substance is known as its internal energy. Okay, fine till here. So one more thing, that we cannot find out the exact value of internal energy. You can't find out the exact value of internal energy because it is the sum of various type of energies. Like we can say internal energy is sum of kinetic energy, vibrational energy, potential energy, and various type of energy. So it is the sum of various type of energies. We can't figure out the exact value of internal energy. What is the exact value? So it is difficult to measure the exact value of all the energies at any particular instant of time. So we deal with the चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आप एक्सेक्ट वैल्यू कभी डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो आप क्या डिटरमाइन करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है बेटा, वो आपका होता है E2 minus E1, मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट. This is E2 is internal energy of final state minus internal energy of initial state. और या फिर आप इसको कह सकते हो डेल्टा E जो है वो आपका होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात बताऊंगी मैं आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में. तो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरनल एनर्जी की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ internal energy, that is capital E. ओके तो फर्स्ट है कि इंटरनल एनर्जी चेंज कब आती है आपकी, क्योंकि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टडी कर रहे हैं ना, E2 माइनस E1, तो हमें चेंज से डील करना है, तो हम चेंज की ही बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज कब कब होती है. इट इज चेंज्ड व्हेन कंडीशंस है. हीट ऑफ अ सिस्टम अगर चेंज होती है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी पक्का. हीट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, या तो आप उसे हीट सप्लाई कर रहे हो या उसमें से हीट इवोल्व हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है. हीट ऑफ अ सिस्टम इफ चेंज्ड, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंजेस. वर्क इज डन, अगर आप सिस्टम के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी. कभी भी मैटर एंटर और लीव द सिस्टम, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, तो जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो उस केस में चेंज हो जाती है. मींस नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं कभी भी, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है. इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा, वो आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. लास्ट लेक्चर जो था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी वो होती है जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती. तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको कहता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है. इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन. उसके बाद जो है इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैसेस. ठीक है, फॉर आइडियल गैसेस it is function of temperature only. तो अगर आपकी प्रोसेस जो है आइसोथर्मल हो जाए, अगर आइसोथर्मल हो जाए, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इन सब कंसेप्ट्स की. आइसोथर्मल में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, और हम कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैसेस. तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है,
क्योंकि वो फंक्शन ही टेम्परेचर का है। होपफुली इंटरनल एनर्जी आपको पता लग गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस की या एंडोथर्मिक प्रोसेस की, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आपकी क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस वो होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। और एंडोथर्मिक क्या होती है बेटा? एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है सिस्टम हमेशा। If heat is absorbed, then the process is known as endothermic. Heat is absorbed, then the process is known as endothermic process. ठीक है। अब अगर हम कुछ साइन कन्वेंशंस की बात करें, तो साइन ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अगर हम स्टडी करते हैं, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक में हम कह रहे हैं कि हीट इज रिलीज्ड। हीट इज रिलीज का मतलब क्या है? कोई रिएक्शन हो रही है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है और साथ में हीट रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की है, दैट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, उससे ज्यादा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो हम अगर बात करेंगे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का क्या साइन आएगा? रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो इसका मतलब नेगेटिव में आएगी आपकी इंटरनल एनर्जी। जब भी कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी तो इंटरनल एनर्जी की आपका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। मींस हीट जब इवोल्व होती है तो उसके आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब अगर ऐसे ही एंडोथर्मिक की हम बात करें, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में ये कहता है बेटा कि रिएक्टेंट ने हीट एब्सॉर्ब की और फिर प्रोडक्ट बनाया। एंडोथर्मिक वही है ना कि हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। तो इसका मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उसकी जो हीट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है वो कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ज्यादा है, ठीक है। तो अब अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टडी करते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा क्या आएगा इस केस में? प्रोडक्ट माइनस, अगर आप रिएक्टेंट की बात करें तो प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब हीट एनर्जी जब भी एब्सॉर्ब होगी तो आपका साइन क्या होगा? इंटरनल एनर्जी का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हीट 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 की हम बात किए जा रहे हैं, तो व्हाट इज हीट? It is defined as a form of energy which produces sensation of hotness or coldness. अगर आप किसी चीज को छूते हो, एक ऐसी फॉर्म एनर्जी की जो आप में एक सेंसेशन लाती है कि इट्स हॉट और इट्स कोल्ड, दैट इज सिंपली हीट, वो हीट है, ठीक है। अगर हम उसके साइन कन्वेंशन की बात करें, तो जब भी हीट रिलीज होती है तो साइन जो होगा बेटा वो नेगेटिव होगा। हीट अगर एब्सॉर्ब की हम बात करते हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। यूनिट्स जो होती हैं बेटा मेजर करने के लिए हीट को, वो हमारी होती हैं कैलोरीज में, हम उसे मेजर करते हैं, जूल में भी कर सकते हैं, किलो जूल में भी कर सकते हैं, तो हम किसी में भी मेजर कर सकते हैं हीट को। अब हम मूव ऑन करते हैं वर्क पे कि वर्क डन क्या होता है। वर्क, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। आपने फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन, इन इट्स डायरेक्शन। आपके पास कोई ब्लॉक था, आपने उसको धक्का मारा, इधर से धक्का मार के उधर ले जा रहे हो, अगर उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करके चला गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन तो हुआ है, कुछ काम तो आपने किया है उसको धक्का मार के वहां पहुंचाया। तो अभी हम पढ़ेंगे भी कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं साइन कन्वेंशंस बता देती हूँ कि इसमें हम साइन कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं वर्क डन के केस में। ये कहता है इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर होता है बेटा कभी भी आपका बाय द सिस्टम, तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करके चलते हैं। ऑन द सिस्टम अगर होता है वर्क डन, तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। और हीट जो है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हीट जो है हम जनरली जो मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ कैलोरीज। हीट इज मेजर्ड जनरली
इन द टर्म ऑफ कैलोरीज, ठीक है। और 1 कैलोरी जो होता है ना बेटा आपका, दैट इज इक्वल टू 4.184 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूं कि जूल कितना होता है, 1 जूल की अगर मैं बात करती हूँ तो वो होता है आपका अराउंड 0.2390 मान लो, इतना कैलोरीज होता है। तो इंटर कन्वर्जन अगर आपको करनी पड़े तो आप इससे कर सकते हैं कि जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो या कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। इन पे रिलेटिव न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, तो आपको कंसेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। पहले हम समझते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या फिर इसको हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन भी बोलते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। इसमें देखिए ये आपको कहता है कि आपने ना एक सिलेंडर ले लिया, लीजिए जी, इस तरह से हमने एक सिलेंडर ले लिया। उस सिलेंडर का जो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। और शुरू में हमने यहाँ पे एक उस पे पिस्टन लगा दिया, ये हमने एक उस पे पिस्टन लगा दिया। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि इंटरनल प्रेशर गैस का, जो सिलेंडर के अंदर गैस फिल्ड है उसका इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो इंटरनली गैस का प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, ये गैस इसको पुश करेगी बाहर की साइड क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, तो ये धक्का मारेगी उसको। इसने उसको धक्का मार के पिस्टन को यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, ठीक है। तो पिस्टन कितना डिस्टेंस मूव कर गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस उसने मूव किया, इसको मैं dx से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले जो आपका वॉल्यूम था यहां से लेके यहां तक जो गैस का वॉल्यूम था वो आपका v1 था। अब जो टोटल वॉल्यूम हो गया आपका v1 प्लस dx, वो आपका यहां से लेके यहां तक फाइनल जो वॉल्यूम हो गया उसको अगर मैं v2 से डिनोट कर रही हूँ। तो अभी तक की जो हमने बात की, हम बात कर रहे हैं, हमने एक गैस कंसीडर की, कंसीडर है गैस, ठीक है, जो कि एनक्लोज है कंटेनर के अंदर, उस पर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैं आपको कैपिटल ए से शो कर रही हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब उसने जो पिस्टन है इट मूव्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ds, स्मॉल डिस्टेंस dx मूव किया, ठीक है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज्यादा था। तो वर्क क्या होता है हमारा, वर्क हमारा होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब पहले हम बात करते हैं कि प्रेशर क्या है। प्रेशर देखो, प्रेशर आप बोलते हो कि फोर्स बाय एरिया है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। यहां से अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फोर्स आ गई हमारी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं फोर्स की वैल्यू पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, तो dw हमारा हो जाएगा फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया, ये अभी हमने यहाँ पे निकाला। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है आपकी बाय अमाउंट dx, dx, या फिर इतनी लेंथ इसने मूव की तो हम इसको dl से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dl। अब एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है बेटा, वॉल्यूम, तो हम इसको लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू p इंटू एरिया इंटू स्मॉल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, dv, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया इंटू लेंथ की जगह मैंने वॉल्यूम लिखा है, तो dw इज इक्वल टू pdv आ गया आपका। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करें dw का 0 से w तक ले जाते हैं,
और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, चेंज क्या हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है ना V1 से V2, तो उसको इंटीग्रेट किया हमने V1 से V2 तक, तो ये आपका आ जाएगा इधर W माइनस 0 इंटीग्रेट करेंगे तो, और यहाँ पे आ गया आपका प्रेशर, dV को आपने जब इन बिटवीन द लिमिट्स इंटीग्रेट किया V1 से V2, तो ये आपका आ जाता है V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 को मैं डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, चेंज इन वॉल्यूम। ये है बेटा फॉर लार्जर चेंजेस, कभी भी अगर लार्जर चेंजेस आता है वर्क डन में तो हम P डेल्टा V पुट करते हैं, और कहीं पे भी अगर स्मॉलर चेंज हो ना तो ये ऐसे भी रिप्रेजेंट ही होगा, DW इज इक्वल टू PdV स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। अब ये बात थी कि जब आपकी एक्सपेंशन होती है वर्क की, कोई भी गैस एक्सपेंड हो रही है फॉर एक्सपेंशन, तो सिस्टम ने काम किया होगा ना, एक्सपेंड हुई होगी तो गैस ने काम किया ना, वर्क डन बाय द सिस्टम का हमने कहा था नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है तो ये आपका पुट हो जाएगा माइनस P डेल्टा V। और अगर कंप्रेशन की बात हो रही है, कंप्रेशन की बात हो रही है तो सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, उसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो, तो तब पॉजिटिव साइन होता है, तब आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V। तो ये रिलेशन बहुत जगह थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा, dW इज इक्वल टू PdV, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब इसके बाद फटाफट एक छोटा सा इसी से रिलेटेड टॉपिक और कर लेते हैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसमें ये कहता है कि बेटा कोई भी आपकी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, उसमें जनरली क्या होता है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर प्लस स्मॉल अमाउंट dP जो होता है स्मॉल प्रेशर, ठीक है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हम इसके लिए लिखते हैं कि कितना वर्क डन हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो उसको हम जनरली प्रेजेंट करते हैं dW इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम dV, ओके। तो इसको हम अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या था, इंटरनल प्रेशर प्लस dP, देखिए यहाँ पे बात हुई थी ना, एक्सटर्नल प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर प्लस dP इंटू dV, इसको ओपन करके लिखोगे तो dW इंटरनल प्रेशर इंटू ये dV एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू dV प्लस dP इंटू dV, ओके। dP dV को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, लेके नहीं चलेंगे बार बार, dP dV कैन बी निग्लेक्टेड, स्मॉलर चेंज है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉलर चेंज है जिसको कि निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हमारा वर्क डन जो है उस केस में क्या आ जाएगा, dW इज इक्वल टू P इंटू dV, इंटरनल प्रेशर इंटू dV, तो dW आपका आ गया P इंटरनल इंटू dV, इसको डाल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा आपकी, आइडियल गैस इक्वेशन तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना आप, PV इज इक्वल टू nRT होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। यहाँ से अगर आप P की वैल्यू निकालेंगे तो nRT बाय V आ जाएगी। इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, dW इज इक्वल टू nRT बाई V इंटू dV, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड फिर से, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो फटाफट इंटीग्रेट करके देखते हैं। वही dW को इंटीग्रेट किया आपने 0 से W तक, और इधर nRT, देखिए R गैस कांस्टेंट है, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कहाँ, V1 से
V2 तक। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया इन बिटवीन द लिमिट्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका W माइनस 0 इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे आपका आ जाएगा ln V2 माइनस ln V1। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1। जब कोई चीज सब्सट्रैक्शन में है ln में तो वो डिवाइड में लिखी जाती है। W इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे ln V2 बाई V1 है। अगर इसको आप लॉग के टर्म्स में लिखोगे तो आगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.303 nRT log V2 बाई V1। ठीक है, ये आएगा आंसर। अब बॉयल्स लॉ याद है, बॉयल्स लॉ जो किया था, बॉयल्स लॉ कहता है कि हमारा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा V2 बाई V1 निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, P1 बाई P2। इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ, ये डाली हमने इक्वेशन नंबर 2, इसमें V2 बाई V1 की वैल्यू पुट कर दो आप। इसमें V2 बाई V1 की वैल्यू पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट V2 बाई V1 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 बाई V1 की जगह आ जाएगा आपका P1 बाई P2। ठीक है, और फिर से वही, अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो प्लस साइन आगे आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log, यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो V2 बाई V1 वॉल्यूम की टर्म्स में लिखोगे तो V2 बाई V1 भी लिख सकते हो, और अगर प्रेशर की टर्म्स में लिख रहे हो तो यहाँ पे P1 बाई P2 आ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन की जब बात कही जाएगी इसमें तो W इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन आएगा इस पर nRT log V2 बाई V1। तो ये था बेटा आपका वर्क डन। ठीक है, I think this is enough for today. If you like the video, don't forget to subscribe the channel and hit and press the like button. Thank you. Have a very good day ahead. Take care. Stay happy.